हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। ये है सेकंड पेपर का पहला टॉपिक है। मानव जनन तंत्र क्या होता है? मानव के द्वारा जो जनन क्रिया की जाती है उनमें जो अंग कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है मानव जनन तंत्र। जनन क्रिया के दौरान जो अंग काम करते हैं वह जनन तंत्र कहलाता है। अब मानव जनन तंत्र के अंतर्गत दो तंत्र काम में आते हैं, स्त्री जनन तंत्र या इसे कह सकते हैं मादा जनन तंत्र और दूसरा नर जनन तंत्र। दो तरह के जनन तंत्र होते हैं, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, यानी कि मादाओं का जनन तंत्र और नर का जनन। अब इनके अंतर्गत कई ऐसे भाग होते हैं या कई ऐसे अंग हैं जो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। उन सबको मिलाकर, उन सारे अंगों को मिलाकर जनन तंत्र कहा जाता है। मादा में जो जनन तंत्र है उसके अंतर्गत आता है, पहला आता है अंडाशय, सेकंड आता है अंडवाहिनी, थर्ड आता है गर्भाशय हमारा, फिर आता है योनि और तीसरा आता है सहायक ग्रंथियां। ये सारे जो अंग है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियां, ये सारे अंग मिलकर कहलाता है मादा जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में सबसे पहला आता है वृषण कोश। सबसे पहला आता है वृषण कोश, फिर आता है वृषण, थर्ड आता है अधिवृषण, इसके आगे आता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद आता है शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्राशय के बाद मूत्र मार्ग, और लास्ट आता है सहायक ग्रंथि। ये सारे अंग मिलकर, यानी कि नर में ये सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, इसको नर जनन तंत्र का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले कि मादा जनन तंत्र के बारे में हम समझते हैं। इसके जो ये सारे अंग हैं इसके बारे में सबसे पहला आता है अंडाशय। अंडाशय जो है वह, इसकी आकृति जो होती है वह बादाम की आकृति की जैसी इसकी संरचना होती है। यह एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। इनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है और इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होते हैं वह इसमें स्रावित किए जाते हैं अंडाशय में। ये जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वह सहायक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है और अंडाणु जो है वह सुरक्षित रखे जाते हैं। फिर आती है हमारी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में जो इसमें इसका जो दूसरा नाम है इसको फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। यह 12 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये कितनी चौड़ी होती है? 12 सेंटीमीटर ये लंबी पाई जाती है।
ये जो अंडवाहिनियां होती है यह अंडाशय से लेकर गर्भाशय से मिली हुई होती है, जिसमें से अंडाशय में जो अंडे उपस्थित होते हैं यानी कि जिन इनमें जो अंडों का निर्माण होता है उन अंडों को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? अंडवाहिनी का कार्य होता है। ये इसका जो एक चौड़ा भाग होता है जिसको कि मुखिका कहा जाता है, जिसमें अंडाशय में जो अंडाणु जो होते हैं उनका भंडारण और उनका पोषण किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय में जो इसकी जो संरचना होती है वह त्रिकोणाकार होती है। कैसी संरचना होती है इसकी? त्रिकोणाकार इसकी संरचना होती है। इसमें जो इसमें जो अंडे जो उपस्थित होते हैं वह श्रोणि प्रदेश में स्थित होते हैं। इसमें जो यह जो अंडवाहिनी होती है वह जाकर किसमें खुलती है, यानी कि जो ये अंडवाहिनी होती है वह कहाँ से? अंडाशय से शुरू होती है और गर्भाशय में जाकर खुलती है। यानी कि अंडों का जो वाहन का कार्य किसका होता है? अंडवाहिनी का। यानी कि अंडों को अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक पहुंचाने का काम अंडवाहिनी करती है। गर्भाशय की जो बाहरी जो सतह होती है या इनकी जो दीवार होती है वह मोटी होती है, जिसको कि मायोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय की मोटी जो दीवार होती है उनको मायोमेट्रियम कहा जाता है। इसके द्वारा ही जो गर्भाशय है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्भाशय के समय यानी कि जो गर्भवती औरत होती है उसका जो पेट का आकार जो बढ़ता है यानी कि उसकी चमड़ी का इतना मोटा हो जाना किस कारण होता है? इसी मायोमेट्रियन के प्रभाव के कारण होता है। यानी कि इसकी मोटी जो चमड़ी होती है वह मायोमेट्रियम चमड़ी होती है, जिसके कारण कि वह आसानी से बढ़ सकती है। फिर आती है योनि। योनि जो है वह एक मैथुन अंग है जो कि मैथुन क्रिया के समय हमारे सहायक होता है। इसकी दीवार में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होते हैं वह ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और योनि के जो दोनों और जो दीवार होती है उसमें बर्टोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बर्टोलिन ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से कि एक तरह का रस स्रावित द्रव जो होता है वह स्रावित होता है, जो योनि और गर्भाशय में जो शुक्राणु आते हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि इसमें ये जो ग्रंथि है उसमें से जो तरल द्रव्य पदार्थ स्रावित होता है उसके कारण जो हमारे अंडाणु होते हैं उनको और जो शुक्राणु होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि गर्भाशय में भेजने के लिए उनको क्या करते हैं? मदद की जाती है। फिर आती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत कई ग्रंथियां आती है, जैसे कि मैंने अभी बताया बर्टोलिन ग्रंथि, फिर आती है रेक्टल ग्रंथि। रेक्टल ग्रंथि आपकी पेरिनिलियन ग्रंथि और चौथी आती है स्तन ग्रंथि। इन ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और स्तन ग्रंथि के द्वारा जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद उस शिशु को दूध पिलाने का जो ग्रंथि होती है वह स्तन ग्रंथि कहलाती है, जिससे कि शिशु को पोषण दिया जाता है। तो इन ग्रंथियों के द्वारा शिशु के जन्म के लिए जो सहायक हार्मोन्स होते हैं वह स्रावित किए जाते हैं, जिनसे कि जो अंडाणु जो होते हैं उनको सुरक्षा और पोषण दिया जाता है, ताकि वह अपनी मात्रा में वृद्धि कर सके और उनको सुरक्षा मिल सके। जब तक उनका शिशु का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उनको सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं।
फिर आते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहला अंग है वृषण कोश। वृषण कोश जो होता है वह ताप को नियंत्रित, हमारे शरीर का जो ताप होता है वह सबसे अत्यधिक होता है। ये जो वृषण कोश होते हैं वह शरीर के बाहरी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का जो ताप होता है, नर के शरीर का जो ताप होता है वह अत्यधिक ताप होता है। अत्यधिक ताप होने के कारण जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं पुरुषों में, वह उनमें सुरक्षित नहीं रह पाते। अत्यधिक ताप के कारण वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको वृषण कोश में रखा जाता है। वृषण कोश में उनका निर्माण होता है और उनको सुरक्षा देने के लिए ये जो होते हैं वह बाहरी भाग में पाए जाते हैं, जिनमें कि शुक्राणुओं की वृद्धि होती है और उनका जीवन काल को आगे बढ़ाया जाता है। फिर सेकंड आता है वृषण। वृषण दो स्तरीय वृषण खोल में बंद रहते हैं। ये दो स्तरीय होते हैं, जो कि वृषण जो इसका खोल होता है एक तरह का, उसके आवरण में ये उपस्थित रहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। वृषण कोश में वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जिस तरीके से इसमें अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, उसी तरीके से पुरुषों में वृषण पाए जाते हैं, जिसमें कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर आती है आपकी अगला अधिवृषण। अधिवृषण जो है वह 6 मीटर लंबी जो है नलिका होती है। छह मीटर ये लंबी नलिका होती है, जो कि कुंडली नुमा आकृति की बनी होती है। वृषण से जो शुक्राणु को शुक्र नलिका तक पहुंचाने का काम किसका होता है? अधिवृषण का होता है। और शुक्राणुओं को पोषण और उन्हें परिपक्व, जो निषेचित जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं उनको परिपक्व करने का कार्य अधिवृषण का होता है। फिर आती है नेक्स्ट शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यह 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। जिस तरीके से हमारी अंडवाहिनी होती है, यानी कि अंडाणुओं का वहन होता है, यानी कि उसमें गमन करते हैं, उसी तरीके से शुक्राणुओं का वहन जो है वह शुक्रवाहिनी में किया जाता है। यह जो शुक्रवाहिनी होती है, यह वृषण नाल से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ थैलीनुमा संरचना के रूप में खुलती है। इस शुक्रवाहिनी में जो है वह एक चिकना पदार्थ स्रावित होता है, जिसके कारण कि जो शुक्राणु होते हैं उनको आसानी से आगे की ओर धकेला जा सके। फिर आता है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय जो है इसमें क्षारीय तरल स्रावण होता है, जिसमें यह जो ग्रंथि संरचना पाई जाती है, यानी कि शुक्राशय की कौन सी संरचना होती है? ग्रंथि संरचना होती है। इनमें एक तरल द्रव्य पदार्थ, जो कि क्षारीय, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, वह तरल द्रव्य पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो कि शुक्राणुओं को क्या रखता है? सक्रिय बनाए रखता है। यानी कि उनकी एक तरीके से सुरक्षा जो है वह कौन करता है? शुक्राशय के द्वारा की जाती है। यानी कि इसमें जो शुक्राणु उपस्थित होते हैं वह अच्छे से उनको पोषण मिलता है और उनकी जो है वह अच्छे से उनका पोषण और उनकी सुरक्षा की जाती है, जिसके द्वारा कि वह सक्रिय रूप से रह सके। फिर आता है मूत्रमार्ग। शुक्राशय के द्वारा और शिश्न के बीच में जुड़ा होता है हमारा मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग शिश्न से जुड़ा हुआ होता है। यह आगे की स्थित मूत्रजनन जो ग्रंथियां होती है या छिद्र होता है, उसके द्वारा बाहर की ओर खुला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट शिश्न, जो कि बेलनाकार और मांसपेशियों का एक जननांग होता है। फिर आता है हमारी सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों के रूप में जो इसमें है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि है, ये दो तरह की इसके अंतर्गत ग्रंथियां पाई जाती है।
पहली आती है काउपर्स ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर्स जो ग्रंथि होती है वह क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाती है। अभी मैंने आपको मूत्र मार्ग के में अंदर बताया कि इसमें एक क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है। वह तरल पदार्थ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? काउपर्स ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उनको आगे की तरफ धकेलने के लिए सहायता मिलती है। सेकंड आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके द्वारा पेप्सिनोजन, लाइसोसाइज, एंजाइलेज तरह के एंजाइम्स जो है वह स्रावित किए जाते हैं, जो कि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखते हैं, यानी कि उन्हें पोषण और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अंडाशय के अंदर जो ग्रंथि संरचना होती है वह ग्रंथि संरचना किसकी होती है? प्रोस्टेट की होती है, जिसके द्वारा कि ये सारे एंजाइम्स जो है वह स्रावित किए जाते हैं, जिनसे कि जो शुक्राणु है वह सक्रिय बने रहते हैं, यानी कि उनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है और साथ में वह कई समय तक उनमें सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से यह थे आपके मानव जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत मादा और नर जनन तंत्र आता है। मादा के अंदर उनके अलग अलग जनन तंत्र अंग होते हैं, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और उनकी सहायक ग्रंथियां, जिसके द्वारा की हार्मोन से, एंजाइम से जो स्रावित किए जाते हैं, जिनसे कि अंडाणुओं को सुरक्षा, पोषण और प्रदान किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, मूत्र मार्ग, शिश्न और सहायक ग्रंथियां काम में ली जाती है। इन सारे अंगों के द्वारा जनन तंत्र का निर्माण होता है और इनमें ये सारी सहायक ग्रंथियां शुक्राणु को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनको सक्रिय बनाने में ये सहायक ग्रंथियां काम में होती है। तो मादा जनन तंत्र के द्वारा जो जनन क्रिया की जाती है उनमें मादा और नर जनन तंत्र का बहुत ही उपयोग होता है। तो आज हमने मानव जनन तंत्र पढ़ा है। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।